हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं, आज हम लोग उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। परमाणु अणु के बारे में हमें विस्तार से समझना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पे बेसिक कमजोरियों को दूर करने के लिए आपके लिए आए हुए हैं। तो आइए इसी कड़ी में आगे चलते हैं और देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि तत्व किससे मिलकर बने थे भैया? अणुओं से मिलकर बने थे। अणु किससे मिलकर बना था? परमाणुओं से मिलकर बना था। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम्स। समझने वाली बात क्या थी? एक छोटी सी लाइन थी, परमाणुओं का समूह अणु कहलाता था, अणुओं का समूह तत्व कहलाता था। इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे ध्यान देंगे, ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल एंड ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एलिमेंट। इतनी सी बात हम लोग समझ गए थे। आइए देखते हैं कि अणुओं की खोज के बाद जब हम कक्षा 12वीं में जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसको रफ करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारे 65 तत्वों की खोज हो गई थी। मेंडलीव जी ने एक आवर्त सारणी बना दी थी, लेकिन उस मेंडलीव की आवर्त सारणी से पहले हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसकी खोज जब हो गई, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, ध्यान दीजिएगा, गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसको विस्तार से बताया था भाई, विस्तार से बताया था। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, विस्तार से बताया रदरफोर्ड ने। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। नहीं, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, जे टॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। इस बात को समझिएगा, कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन विस्तार से बताया था रदरफोर्ड ने। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तो रदरफोर्ड लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों आ गए तो आप गोल्डस्टीन को टिक मारिएगा, रदरफोर्ड को नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने एक चीज बताई जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड ने एक थ्योरी बताई जिससे हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हमने एक चीज खोजी थी, तत्व। तत्व के बाद खोज हुई किसकी? तत्व के छोटे भाग, अणु की। अणुओं के बाद खोज हुई हमारे परमाणु की। आजकल परमाणु बम वैसे भी चर्चा में है, यूक्रेन हो या हमारे किंग जोन उन हो, चर्चा में बने हुए रहते हैं। जब देखो तब एटम बम मार देंगे, तो उस पर हम लोग बहुत नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग अगली हेडिंग में लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था? दरअसल सर जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज कही कि अब परमाणु का विखंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब यहाँ पे है अब परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन समय बीता और रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए। रदरफोर्ड नाम के इस साइंटिस्ट ने अपना एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने एक परमाणु लिया, उस पर अल्फा कणों की बमबारी करा दी। भैया अल्फा कण की बमबारी करा दी, ढेर सारे अल्फा कण बमबारी करा दिया।
अब हमको एक चीज़ पता है कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है भैया पॉजिटिव, अर्थात धनावेशित होता है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम का नाभिक है और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। अल्फा कण प्रोटॉन है किसका? हीलियम का। अर्थात अगर बात करें तो अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। अल्फा कण का चार्ज जो होगा वो होगा 2 प्रोटॉन के बराबर, मतलब 1.6 × 10⁻19 × 2 कूलम। तो 16 दूना 32 हो जाता है भाई, 3.2 × 10⁻19 कूलम का आवेश। ये भी आपको नोट कर लेना है कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो 3.2 × 10⁻19 कूलम का आवेश होता है अल्फा कण पर। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे तो हमने एक चीज़ देखा कि 3 प्रयोग बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए। अल्फा कण का आवेश लिख लीजिए। चलिए देखते हैं। रदरफोर्ड ने पहले इधर क्या लगाया भैया? जिंक सल्फाइड की पन्नी लगाई। इधर क्या लगाया? जिंक सल्फाइड की पन्नी लगाई। अब जिंक सल्फाइड की पन्नी क्यों लगाई? दरअसल कहानी ये है कि जब अल्फा कण जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराएगा तो वो चमक उत्पन्न करेगा। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता सर कि जिंक सल्फाइड की पन्नी ही क्यों लगाई है और किसी की पन्नी क्यों नहीं बनाई, या ये प्लेट क्यों लगाई गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि अल्फा कण जब भी जिंक सल्फाइड से टकराएगा तो एक चमक उत्पन्न करेगा, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि ये अल्फा कण यहाँ पे आया या नहीं आया। उन्होंने 3 घटनाएं देखी, जिसमें से पहली घटना ये थी कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। पहले क्या था? कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। निकल गए का मतलब पार हो गए। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला भाई? इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली या खोखला है। अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात समझते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, विपरीत दिशाओं में मुड़ गए। लेकिन जो अल्फा कण नाभिक से टकराए, वो जिस मार्ग से गए थे, सपोज करिए कि वो ऐसे जा रहे थे, नाभिक से टकराए और फिर उसी मार्ग से वापस आ गए। ध्यान दीजिएगा, 3 घटनाएं हैं। पहली घटना में हमने देखा कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और तीसरी कंडीशन वो बनी कि जो अल्फा कण नाभिक से टकराए वो पुनः उसी मार्ग से वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने ये एक निष्कर्ष निकाल लिया। रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा कण सीधे निकल गए, अर्थात अधिकांश भाग खोखला है, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जाओ निकल जाओ, यानी कि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो पहली थ्योरी क्या बनी भैया कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, निष्कर्ष क्या निकला? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। अब दूसरी बात, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ अल्फा कण जो अपने रास्ते से गए, वो गए तो, लेकिन नाभिक के पास जा पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, यानी कि अपने रास्ते से विचलित हो गए, दूर हट गए। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, चूंकि अल्फा कण पॉजिटिव था और हमको पता है कि पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करता है, धनावेशित को प्रतिकर्षित करेगा। तो इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं इसका जो नाभिक है वो धनावेशित है। दूसरा हम लोग लिख लेंगे, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। निष्कर्ष क्या निकला भैया? निष्कर्ष निकला परमाणु का नाभिक धनावेशित है। परमाणु का नाभिक धनावेशित है। तीसरे में हमने देखा
कि जो नाभिक से टकराए वो उस पार नहीं जा पाए, यानी कि नाभिक बहुत ही कठोर होगा, उसको भेदना मुश्किल था। तो इसने तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक से टकराए हैं पुनः उसी मार्ग से वापस आ गए, उसी मार्ग से वापस आ गए। निष्कर्ष क्या निकला कि नाभिक अत्यंत कठोर है, नाभिक अत्यंत कठोर है, इसे भेदा नहीं जा सकता, अर्थात तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये था हमारे रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप लोग को मैंने समझा दिया है। अगर समझ में आ गई हो, अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी सिंपल में भाषा में समझाया तो हम शेयर क्यों करें? भाई शेयर इसलिए करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब करो, दिल करे तो लाइक करो, अच्छा लगे तो करो, अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत करो। लेकिन अपने उन दोस्तों के बारे में सोचो जिनको तुम चाहते हो कि कुछ अच्छा पढ़ लें, केवल उनके पास शेयर करो। सभी के पास शेयर नहीं करना है, आपको जिससे लगाव है कि वो भी कुछ अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छे तरीके से पढ़ ले, उसको शेयर करो। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। अल्फा कण की बौछार कराई गई, अल्फा कण धनावेशित था, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, जिससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली या खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से मुड़ गए, देख रहे हैं दोनों तरफ। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अल्फा कण पॉजिटिव है, जरूर इसका नाभिक भी पॉजिटिव होगा, तभी ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तीसरी कंडीशन में क्या हुई कि जो नाभिक से टकराए वो पुनः वापस चले आए, अर्थात उसको तोड़ नहीं पाए, उस पार नहीं जा पाए। अर्थात परमाणु का नाभिक जो है अत्यंत ही सॉलिड है, अत्यंत ही कठोर है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब समझिएगा बात को, सर जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को भेदा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन रदरफोर्ड ने यह साबित किया कि नहीं, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? मुझे लगता है इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या घटना घटी। हम क्रम से देखते जाएंगे। आइए देखते हैं। इस निष्कर्ष के बाद 2 चीज़ें हमारे सामने आई कि सर जॉन डाल्टन के अनुसार क्या था। सर जॉन डाल्टन के अनुसार हमारा परमाणु अविभाज्य था, परमाणु अविभाज्य था, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार क्या हुआ भैया? रदरफोर्ड ने इसे परमाणु को विभाजित कर दिया, यानी कि परमाणु के अंदर अपना खेला खेल लिया। उन्होंने देखा कि नाभिक अविभाज्य है। देखिए दोनों बात ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक अविभाज्य है, जबकि सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु ही अविभाज्य है। अब 2 चीज़ें निकल के सामने आई। रदरफोर्ड का एक मॉडल आता है तरबूज मॉडल, उसको मैं मौखिक ही आपको समझा देना चाहता हूँ अगर आप समझना चाहें तो, क्योंकि अब कहानी यहाँ से केमिस्ट्री की शुरू होती है। दरअसल हमारे रदरफोर्ड जी गए थे हनुमाना खाने। क्या खाने गए भैया? हनुमाना खाने। और हनुमाना आपने अगर आधे पे काटा हो तो आपको ऐसी कुछ संरचना दिखेगी। हनुमाना जो नदी के किनारे पाया जाता है, बाजार में बिकता है, तो इसको वाटरमेलन कहते हैं इंग्लिश में। आप देखेंगे कि इसमें बीच बीच में बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज। इन्होंने एक थ्योरी बताई। जब इनसे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति के बारे में आप बताइए, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो हमारा नाभिक था जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसमें कौन था? सॉरी उसमें था नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था। उन्होंने तरबूज को काटा, उन्होंने कहा कि मान लो ये नाभिक है, तो इसमें कौन है?
ये नाभिक है भाई। तो ये सेम टू सेम कहानी ऐसी है कि जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जिस प्रकार से तरबूज के बीज फंसे रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। एकदम सिंपल सी बात थी। उन्होंने दो चीज़ें बताई, नाभिक में कौन है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और एक चीज़ नोट करिएगा यहाँ पे कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो नाभिक में है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियस। आईआईटी और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूक्लियस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती है। बच्चे उसको मजाक में ले लेते हैं और हमेशा याद भी नहीं होती उनको, कभी याद ही नहीं हुई क्योंकि मजाक में ले लिया। और जब कंपटीशन वाला पूछता है तो वहीं से उठा के पूछ लेता है, फिर वो सर पे हाथ रखते हैं, अरे यार ये छूट गया था। अरे क्यों नहीं छूट जाएगा भाई, जब मास्टर पढ़ा रहा था तो तुम बहक रहे थे, तब तो तुमको किसी और की याद आ रही थी। तो एक लाइन भी मिस करना खतरे से खाली नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मन लगा के चीज़ों को समझ रहे होंगे। न्यूक्लियस का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। रदरफोर्ड ने बताया तरबूज मॉडल में कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आ गई, रदरफोर्ड ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति क्या है। उन्होंने ये तो बता दिया कि नाभिक के चारों ओर हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो किस तरह से हैं, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट कल की क्लास में हमारे सामने आएंगे, जिनका नाम होगा बोरबरी। दरअसल इनके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। बोरबरी दो अलग साइंटिस्ट हैं। हम लोग पढ़ते हैं बोरबरी का नियम, लेकिन बोरबरी वास्तव में दो अलग साइंटिस्ट हैं। पहले हैं नील्स बोर और दूसरे हैं जॉन बरी। अगर अब तक की क्लास अच्छी लगी हो और यहाँ तक आप देखते देखते पहुँच आए हों तो जाहिर सी बात है अच्छी लगी होगी तभी पहुँचे होंगे। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगली क्लास का इंतज़ार करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।